हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड परमवीर चक्र अवॉर्डी नायक जदुनाथ सिंह के बारे में। अब इनके नाम में जादू है तो ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ जादू तो किया ही होगा। इनके बारे में जानेंगे। पहले इनका फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये बिलोंग करते थे खजूरी विलेज, जो कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे और साथ ही साथ इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1916, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। और इनकी फैमिली देखिए काफ़ी बड़ी थी। इनके फादर का नाम था बिरबल सिंह राठौड़ और माता जी का नाम था जमुना कनवार। टोटल इनके 7 भाई बहन थे और इनके पिताजी एक किसान थे। अब आपको पता ही है कि आज़ादी से पहले अभी भी किसानों की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो आज़ादी से पहले किसान की स्थिति कैसी होगी। और फैमिली में काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, काफ़ी लिमिटेड मीन्स ऑफ सर्वाइवल भी था। लेकिन अब इसलिए अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। केवल 4वीं 4th कक्षा तक ये पढ़े हैं और बाद में इन्होंने अपने पूरा जो काम है, पूरा जो अपने फादर को हेल्प करने लगे अपने उनके कामों में। अब इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा रेसलिंग की तरफ भी काफ़ी था और इनका डाइट भी काफ़ी था। काफ़ी हट्टे कट्टे थे वैसे तो इन्होंने जो गांव के पंडित को जाके मिले कि यार मुझे रेसलिंग सीखनी है। तो पंडित ने इनसे एक शपथ मांगी, बोला कि एक भाई मैं सिखा तो दूंगा तुमको, यहाँ का बेस्ट रेसलर बना दूंगा पूरे गांव का मैं। आपको पता है पहले ये रेसलिंग गांव में अखाड़ों में होती थी, आज भी होती है लेकिन आज काफ़ी कम हो गई। पहले मेले लगते थे, लोग देखने के लिए आते थे। ये बड़े गांव में मतलब बड़े बड़े लेवल पे हुआ करता था, इसके प्राइज़ मनी मिलती। तो एक तरह से बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट भी था और साथ ही साथ ना एक प्रोफेशन भी उस टाइम पे एज ए क्रिएट होता था। ये आपने बहुत सारे रेसलर्स के नाम सुने होंगे जो ऐसे ही निकल के आए हैं। तो अब इनका भी था कि भाई मैं भी, उस टाइम पे तो था ये ट्रेंडिंग, तो चलिए मैं भी बनूँ। तो पुजारी ने बोला कि हाँ भाई मैं तो सिखा दूंगा तुझे, अखाड़ा है ही, तुझे बेस्ट बना दूंगा, लेकिन तुझे हनुमान भक्त बनना पड़ेगा, तुझे सीधा सीधा बाल ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। ऑफकोर्स हनुमान जी रेसलर्स के काफ़ी पूजनीय हैं, वैसे तो सबके हैं लेकिन रेसलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ठीक है बिल्कुल, हम भाई बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी बनेंगे। और ना नॉन वेज तो खाते ही नहीं थे, वेज थे बिल्कुल। तो उन्होंने बात मान ली। अब यार इनकी डाइट इतनी ज़्यादा थी, अब रेस्लर की आपको पता ही है डाइट कितनी ज़्यादा हैवी डाइट है, फैमिली में लिमिटेड मीन्स है। तो फैमिली वाले ताने देते थे। अब इनकी शादी की बोलते शादी नहीं करूँगा, तो घर वाले वैसे ही परेशान कि यार पिताजी परेशान है बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा। बोलते नहीं 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 मैं तो भाई सीधा ब्रह्मचारी रहने वाला हूँ, मैं शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। और इतने परेशान थे। ऑफकोर्स इतना हैंडसम बॉय है, लड़कियाँ तो मरती ही होंगी इनके ऊपर, लेकिन थोड़ा फैमिली से परेशान थे ऑफकोर्स इनको, इनकी डाइट को लेके, क्योंकि फैमिली के पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक दोस्त भगवान दास उनका नाम था, उसके साथ गए और सेना में भर्ती हो गए। और वहाँ पे 7th राजपूत रेजिमेंट में इनका रिक्रूटमेंट हुआ, फतेहपुर रेजिमेंटल सेंटर में। और वहाँ पे जब इनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि जब सेना के अंदर थे, रेजिमेंट के अंदर थे, तो ट्रेंड था एक कि ना आपको अगर आपकी बॉडी पावर इंक्रीज़ करनी है तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। ये ऑफकोर्स काफ़ी ट्रेंडिंग आज भी आपने सुना ही होगा, लेकिन इनका था कि नहीं मैं तो भाई वेज ही खाऊंगा, मेरे को बिल्कुल इसमें नहीं फंसना है। और इनके जो कमांडर थे, इनके रेजिमेंट के कमांडर थे, उनको बात पता चली कि नहीं यार एक है बंदा जो नॉनवेज नहीं खाता है, वेज ही खाता है और बोलता है भाई अपने आप को रेसलर एंड ऑल। और तो थोड़ी बहस वहस हो गई। इन्होंने बोला सर आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपका एक क्या अगर 2 भी आपका सबसे हट्टा कट्टा बंदा अगर मुझे परास्त कर देगा ना, तो मैं जो आप बोलोगे मैं खाऊंगा, नॉनवेज भी खाने लगूंगा मैं। लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको मेरा डाइट डबल करना पड़ जाएगा। तो वो बोला अरे ठीक है, बहुत बड़ी कोई बड़ी बात थोड़ी है। इन्होंने दोनों को एक साथ ना दबोच दिया, भाई इनकी डाइट डबल हो गई। तो इनको तो वही चाहिए था, इनका तो अपना अच्छा खासा चल रहा था, तो काफ़ी नेम फेम था इनको अपनी रेजिमेंट में। साथ ही साथ इन्होंने बर्मा वॉर भी लड़ा है और वहाँ पे लाइक इतना अच्छा उन्होंने काम किया था, काफ़ी अपनी ब्रेवरी दिखाई थी कि उसके बाद जब आए थे तो ही वॉज प्रमोटेड टू द नायक रैंक। अब यहाँ पे इनकी कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती, क्योंकि उसके बाद हमें पता है जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कश्मीर का एक अलग स्टोरी चालू हुआ। कश्मीर ने बोला कि मैं सेपरेट रहूँगा, दोनों के साथ कॉर्डियल रिलेशन बना के रखूँगा। राजा हरि सिंह ने ऐसा बोला, लेकिन हमें पता है कि जिन्ना जी की तरफ से फोर्सेस ने अटैक किया और कोशिश किया कि कश्मीर को कब्जा किया जाए। फिर हमने 26 अक्टूबर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, 26 अक्टूबर को हमने साइन किया। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि
हमारी फोर्सेस भेजी गई। 3, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 3 नवंबर को जो हमारे फर्स्ट पीवीसी बॉडी है उनकी रेजिमेंट वहाँ पे गई। उन्होंने बडगाम में डिप्लॉय, मतलब अपनी क्या बोलते हैं, उनका काम था कि एयरबेस जो था इंडियन, जो JNK का, उसको प्रोटेक्ट करना। शोभनाथ शर्मा जी की जो डेल्टा पलटन गई थी वहाँ पे। तो ऑफकोर्स अब ये वॉर तो पूरी चली रही थी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आएगा नौशेरा का। अब दिसंबर में टारगेट था इनका, दिसंबर 1947 में टारगेट था कि नौशेरा को कैप्चर कर लेना है, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब था और उस वजह से थोड़ी देरी हो गई, नौशेरा को ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन तब तक क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन की थोड़ी कमी थी, मौसम ख़राब हो गया, आपको पता ही है JNK में मौसम वोलेटाइल है थोड़ा सा, तो उस केस में ये लोग नौशेरा को कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन अब पाकिस्तानियों ने इसको कैप्चर कर लिया, नौशेरा को। अब उस टाइम के जो नौशेरा के हीरो हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। जो 50 पैराशूट रेजिमेंट को जो लेड कर रहे थे, ब्रिगेडियर उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान, जिनको तो ऑफर आया था पाकिस्तान की तरफ से कि फ्यूचर में उनको पाकिस्तान का आर्मी स्टाफ बना दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा जिन्ना साहब की तरफ से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। वो काफ़ी हाईएस्ट रैंक ऑफिसर थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपना महावीर चक्र मिला है उनको इस बैटल के लिए। तो 50 पैराशूट रेजिमेंट को लेड कर रहे थे। अब 1 फरवरी को क्या हुआ कि पर्पस था कि नौशेरा और झांगर को कैप्चर करना है और बाद में डिफेंड भी करना है। तो इन्होंने कैप्चर तो कर लिया, और उसके बाद जैसे कि वो जानते हैं पाकिस्तानियों की फितरत से अवगत है कि बार बार वो अटैक तो करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी ट्रुप्स को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर रखा था, अलग अलग पोस्ट पर डिप्लॉय कर रखा था। और उसमें से जो तेंधार रिज थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गार्ड करने की जो ड्यूटी दी गई थी वो दी गई थी नायक जदुनाथ सिंह और उनके साथियों को। और ये स्टोरी है 6 फरवरी को इनके रेजिमेंट को ड्यूटी थी। इसमें से ये मोस्ट हार्डली 10 सोल्जर्स थे इनके साथ, इंक्लूडिंग हिम। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी जिसके थ्रू अगेन पर्पस यही था कि जम्मू कश्मीर के एयरबेस को बचा के रखना है, और काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था तेंधार रिज वहाँ पे। अब नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। 6 फरवरी को मॉर्निंग में क्या होता है कि कुछ गोलियाँ चलना चालू होती हैं सामने से। कुछ सोल्जर्स अटैक करते हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स या पाकिस्तानी रेबल्स बोल लो, अटैक करते हैं इनके ऊपर, जिसको ईजिली ये लोग आराम से टैकल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इनको लगता है कि चलो हो गया, मैनेज हो गया, लेकिन नहीं। इनके 1-2 साथियों को थोड़ी बहुत ना चोट लगती है, लेकिन ठीक है, कैजुअलिटी होती है थोड़ी सी, लेकिन इट वॉज मैनेजेबल। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड वेव आया, ऐसे 3 वेव आते हैं पूरे। सेकेंड वेव आता है, ऑल्दो इन्होंने इन्फॉर्म कर रखा है इनके हेडक्वार्टर पे कि वी वांट रीइंफोर्समेंट, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इतने लेवल पे अटैक होने वाला है। ऑफकोर्स ये बात है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एक्टिव नहीं था, इतना ज़्यादा रीइंफोर्समेंट इतना ईजिली नहीं आ सकता था। तो इनको था कि हमें कुछ लंबे टाइम तक हमें इस पोस्ट को संभाल के रखना है, देरी बना के रखनी है, जिससे कि हम लोग को रीइंफोर्समेंट तब तक आ जाए। तो इनको ड्यूटी ये थी। और फिर कुछ देर में सेकेंड वेव आया पाकिस्तानियों की तरफ से, और ज़्यादा लोगों मतलब सोल्जर्स ने अटैक किया इनके ऊपर। अब यार गिन के 10 ही लोग हैं, इनको पोस्ट भी संभालनी है, इनके पास रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, गोला बारूद भी बहुत कम है। तो इन्होंने अटैक अपनी तरफ से चालू रखा। ऐसा हुआ कि इनके 4 से 5 सिपाही शहीद हो गए सेकेंड अटैक में, सेकेंड वेव ऑफ अटैक में। अब इनको था कि यार मुझे तो कैसे भी बचा के रखना है, इस पोस्ट को मुझे संभाल के रखना है, जब तक रीइंफोर्समेंट आ जाए, कैसे भी आए, मुझे बस इसको उतने टाइम के लिए मुझे खड़े रहना है यहाँ पे, भले मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। ये इनका पर्पस था। सेकेंड वेव भी समहाउ इन्होंने टैकल कर लिया। थर्ड वेव में और क्वांटिटी बढ़ गई। हर थोड़ी देर में जो थर्ड वेव थी बहुत ज़्यादा थी। अब इन्होंने भाई इनसे रहा नहीं किया, बाहर निकले, मशीन गन से सीधा फायर करना चालू कर दिया। अकेला सोल्जर अराउंड 250 से 300 सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा है, और उसमें से एक गोली आके इनको लगती है और ये शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके सोल्जर्स की भी वही स्थिति है, वही हालत होती है। लेकिन तब तक कुछ ही देर में रीइंफोर्समेंट आ जाती है और इंडियन आर्मी वापस से उसको कैप्चर कर लेती है, तेंधार रिज को। लेकिन जिस तरह से इन्होंने टैकल किया, डिले किया प्रोसेस को,
क्योंकि यहाँ पे तो वही था ना कि जितना लंबे टाइम वहाँ पे टिके रह सकते हो टिके रहो। तो जो एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी इन्होंने दिखाई है उसकी वजह से तेंदारेज बचा और बाद में इनको फिर अपने इस ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र मिला। तो ये पूरी कहानी है जिस तरह से इन्होंने तेंदारेज को बचाया, विच वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिकल पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले PBC अवॉर्डी के साथ।